नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। काशी में 2024 की जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाते हुए काशी और मथुरा विवाद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सियासत कानून से आगे के रास्ते खोज ही लेती है। जमीन विवाद भले ही हाई कोर्ट में अटका हो, लेकिन पूजा के नए मामले पर काशी में संग्राम शुरू हो चुका है। ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जब पहले दिन सर्वे हुआ तो बाहर भारी भीड़ हंगामा कर रही थी। सर्वे टीम भी केवल दीवार का सर्वे करके वापस चली आई। आज दूसरे दिन फिर सर्वे होना है। क्या आज सर्वे पूरा हो पाएगा? क्योंकि 10 मई को सर्वे टीम को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है और कल की तस्वीरें देखकर लगता है कि आज भी वैसे ही हंगामे के आसार हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। फिलहाल सर्वे 7 महीने पुराने केस, जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा की मांग की गई है, उस पर हो रहा है। लेकिन क्या यह वही तरीका है जैसा राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगकर किया गया था? सवाल कई हैं और काशी में हो रहे संग्राम का 2024 के चुनाव से क्या लेना देना है, उस पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस और जमीन की सच्चाई जानेंगे हमारे सहयोगियों राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और काशी से अमिताभ ओझा। जमीनी रिपोर्ट आपको बताएंगे, दिखाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सर्वे के संग्राम पर जो बयानबाजी हो रही है उसको सुन लेते हैं। मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा बहसी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने अटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हिंदू सभ्यता के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले, वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। कमिश्नर साहब ने जाने के लिए पूरी कोशिश की थी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। 1 घंटे तक उसी में बहस करते रहे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने जो प्रशासन है उनको डायरेक्ट किया है। जो कोर्ट का ऑर्डर, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। नहीं तो आप अंदर जाने नहीं देंगे? नहीं, देखिए अंदर जाने की बात नहीं है। मस्जिद में अंदर जाने के लिए तो कोई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है, तो अंदर जाने न जाने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो किस चीज़ के लिए रोकेंगे जब मस्जिद आप डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं? मैं कोर्ट के ऑर्डर में किसी को रोकने की बात नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात रखूँगा वहाँ पर, मैं अपनी बात रखूँगा और मैं इस केस को केवल लीगल एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। बयानबाजी आपने सुन रही। सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी सवाल पर हम बहस भी करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सुधीर पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी लीडर हैं, और शिवराज नायर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वीएचपी स्पोक्स पर्सन। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही मेरे 3 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ ओझा कल से ही काशी में डटे हुए हैं, जमीनी हालात क्या है वो दिखाएंगे। प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से, राजीव रंजन नोएडा से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले वाराणसी आपको लिए चलते हैं। अमिताभ ओझा, कल तो आपने अपनी आंखों से देखा और आपने कई रिपोर्ट भी दिखाई, काफी हंगामा हुआ है सर्वे के दौरान। आज क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? आज फिर पहुंचेगी टीम सर्वे के लिए? जी बिल्कुल, आज यहाँ 3 बजे इसी गेट से फिर सर्वे की टीम यहाँ पे आएगी और यहाँ पर वो सर्वे का काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले कल जिस तरीके से हंगामा हुआ था शुक्रवार को, जब टीम यहाँ पहुँची थी तो बाहर उन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद गेट के अंदर प्रवेश मिला था, लेकिन आज उसको देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये 4 नंबर गेट है। इसी गेट से ज्ञान वापी मस्जिद की और लोग जाते हैं और कल टीम भी इसी मस्जिद की ओर गई थी। जब टीम अंदर पहुँची थी तो उन्हें जो प्रतिवादी पक्ष के लोगों ने मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया गया था। बाद में जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि मैं कल फिर आऊँगा और कल वो जाएंगे। कल पश्चिम की दीवारें, जो मंदिर से सटी हुई जो मस्जिद की दीवारें हैं, उन दीवारों की वीडियोग्राफी हुई थी, जिसमें कि
बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली थी। सबसे बड़ी बात है कि वो तहखाना, जो तहखाना मस्जिद के अंदर है, क्या आज सर्वे की टीम उस तहखाने के अंदर जा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उस तहखाने के अंदर ही जो माँ श्रृंगार गौरी का जो अवशेष है, जो बताया जाता है कि जो विग्रह है वो वहाँ रखा हुआ है। और सबसे बड़ी टीम की, सर्वे टीम की आज यही कोशिश होगी कि उस तहखाने तक जाएं और उस तहखाने को की जांच करें। इस तहखाने के जो कस्टोडियन हैं अभी जिला मजिस्ट्रेट हैं और इसके लिए जो निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी जो आज जो चुनौती है इस सर्वे टीम की, वो उस तहखाने तक जाने की। आप देखिए कि यहाँ पर कल जिस तरीके से हुआ था, हम सिक्योरिटी की भी अगर बात करें तो देखिए आज सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है सुबह से ही। कल वहाँ दोपहर के बाद सिक्योरिटी आई थी, लेकिन आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 बजे के बाद से इस इलाके के दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, भीड़ लगाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी और जो मजमा लगा के किसी को आने की नहीं, बैरिकेडिंग करने की भी बात कही गई थी, क्योंकि कल जो हंगामा हुआ था काफ़ी मशक्क़त हुई थी। जो टीम आई थी, कोर्ट टीम आई थी, जो वादी आए हुए थे उनको यहाँ तक आने के लिए, और इसी को लेते हुए ये तमाम जो निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आज क्या सर्वे टीम तहखाने के अंदर जा पाएगी, क्या मस्जिद की जांच कर पाएगी, क्योंकि जो दूसरे पक्ष हैं, जो प्रतिवादी पक्ष है, वो आज भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप मस्जिद के अंदर जाएं। दूसरी तरफ जो प्रतिवादी पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने एक और बात कही थी कि वो जो कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार मिश्रा, उनकी गतिविधियों से वह खुश नहीं है, इसलिए आज वो कोर्ट जाएंगे इस बात के लिए क्योंकि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको बदला जाए, इस पर उन्हें एतराज़ है और इसी को लेकर वो इस इलाके में जाएंगे और कोर्ट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो आज की जो हम तस्वीर आपको दिखाएं तो आज जो श्रद्धालु हैं वो आराम से भी इस गेट से जा रहे हैं। कल जब 2 बजे यहाँ पे टीम पहुँची थी उसके बाद उन्हें परेशानी हुई थी, नहीं जाने दिए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, यहाँ पे स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने मौके पे वहाँ पे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद उसके बाद स्थिति हालात सबको समान बनाया था। लेकिन कल की स्थिति को देखते हुए कल जिस तरीके से बाद में फोर्स बुलाया था, कल रात से ही पूरी हमने देखा कि किस तरीके से गश्ती व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और इस पूरे इलाके में, ये जो इलाका आपको देखते हैं जो गोदौलिया चौक से यहाँ पे आता है, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाने की बात कही गई कि 2 बजे के बाद यहाँ बैरिकेडिंग लग जाएंगी, दुकानों को बंद करने को कहा गया है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो, क्योंकि आज एक बार फिर इस बात की आशंका है कि मस्जिद के अंदर जाने की बात को लेकर यहाँ पे प्रतिवादी पक्ष के जो लोग हैं वो विरोध कर सकते हैं, हंगामा बढ़ सकता है और इसको देखते हुए ये एहतियातन कदम यहाँ पे उठाए गए हैं। जो श्रद्धालु इस गेट से जाते हैं उनके लिए बगल का जो गेट है वो खोला गया है और उस गेट से वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक यहाँ पे टीम मौजूद रहेगी उतनी देर तक इस गेट से श्रद्धालुओं के आने पे प्रतिबंध रहेगा, इस गेट से कोई नहीं जा सकेंगे। ये कहा गया है बगल के गेट से वो जाएंगे। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, इस बात का अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप मजमा नहीं लगाएं, किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो भीड़ लगाकर आप बातें करते वो नहीं कर सकते हैं। और सिक्योरिटी की हम अगर यहाँ पे आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर जो लोग जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी से ही यहाँ पे राउंड कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे लोगों को अभी से अवेयर किया जा सके। हालांकि बताया जाता है कि कल दोनों पक्षों को बैठा कर बात हुई थी, ये सहमति बनी थी किसी तरीके का विवाद यहाँ पे नहीं हो, कोर्ट का आदेश पे काम हो रहा है, कोर्ट का आदेश के मुताबिक वो काम हो। कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार उन्हें 6 और 7 2 दिन का समय मिला था, 2 दिन में वो अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे, सिविल जज को सौंपेंगे और 10 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो रिपोर्ट जो एडवोकेट कमिश्नर जो देंगे उस पर 10 मई को। ठीक है, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, वही हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है कोर्ट का मस्जिद के पीछे का, जहाँ पे जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी, जहाँ बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पे तस्वीरें हैं जो यहाँ पे पिलर है उन पिलरों में, और ये वो हिस्सा है। हालांकि कल जब टीम यहाँ आई थी उससे पहले बाहरी लोगों के लिए वो बैरिकेड कर दिया था, ढक दिया गया था, उसे प्लास्टिक से ढक दिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रही हैं जो कि गेट अभी खुली हुई है और यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से वो तस्वीरें आपको मस्जिद का वो हिस्सा दिख रहा है, पश्चिम हिस्सा, जहां पर रिकॉर्डिंग किया गया था और जहां पे सर्वे की टीम ने रिकॉर्डिंग की थी। अमिताभ ओझा नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए हमने वो दीवार देखी जिसका सर्वे कल हुआ है, गेट अभी खुला हुआ है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज फिर सर्वे होगा। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये काशी विश्वनाथ मंदिर मस्जिद को लेकर जो माहौल अभी बना हुआ है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और सर्वे की टीम वहां पर लगातार पहुंच रही है, इसमें अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति सियासी माहौल में आपसे जानना चाह रही हूँ, उस पूरे विवाद को लेकर क्या बना हुआ है और इससे किसको फायदा होगा? देखिए विपनेश, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसके बाद और मुझे लगता है कि जब
2020 में प्रधानमंत्री ने वहाँ शिला पूजन किया। उसके बाद 2 जगहों पर काशी में माफ़ कीजिए मथुरा में और अयोध्या में वाद दाखिल किए गए जिला अदालतों में। एक जगह कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के और एक जगह ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ ये श्रृंगार गौरी को लेकर के। ये एक 1.5 साल पहले दोनों जगह वाद दाखिल किए गए। 5 महिलाओं ने यहाँ बनारस में ये वाद दाखिल किया, ये मुकदमा दाखिल किया है श्रृंगार गौरी को लेकर के। अब जो मामला जो अमिताभ सारी बातें बता रहे थे, अब आज फिर से वहाँ वीडियोग्राफी की बात हो रही है। दरअसल मुझे जो जानकारी है, एडवोकेट कमिश्नर जो अजय मिश्र है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के एक पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को नाराजगी है और शायद आज वो अदालत का दरवाज़ा उनको हटाने के लिए खटखटा सकते हैं। वहाँ पर कहा यह जा रहा है, मूल बात यह है कि अदालत ने ये कहा है कि वो मस्जिद के भीतर और बैरिकेडिंग के अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, लेकिन उसके मंदिर के अंदर जाने का प्रयास या ये बात कही जा रही है कि उसके अंदर भी कहा गया। अदालत को इस मामले में मुझे लगता है कि उसे जब दरवाज़ा खटखटाया जाएगा तो एक स्पष्टीकरण सही तरीके से देना होगा। कुल मिलाकर के, और जो मथुरा की बात मैं कल भी मैंने कही थी और आपको आज भी बता दूं, मथुरा की भी जो जिला अदालत में जो कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है। 19 मई को फैसला आने की बात है, 19 मई को उसकी डेट लगी हुई है। इन दोनों जगहों से आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जब घोषित हुए थे, उसके घोषित होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मथुरा का राग आलापा था और उससे बहुत ज़्यादा चुनावी सरगर्मियां बढ़ी थीं। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती रहे तो बीजेपी के लिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। ये अगर आप बीजेपी के जो पैनल में होंगे वो सीधे तौर पर कहेंगे कि अदालत का फैसला, इसमें क्या करना है, वो जा रहे हैं, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और सब तथ्य सामने आना चाहिए, हम अदालती कार्रवाई में कहीं कोई बात नहीं करते। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुकूनदायक रहती हैं और इस तरह की चर्चा, वो कहते हैं ना संघ के लोग, चर्चा पर्चा खर्चा, तो इस तरह की चर्चा होती रहे तो और अखबारों में छपती रहे। राजीव, एक सवाल मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बात की है कि ऐसे मुद्दे उठाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, तो क्या इसको बाबरी मस्जिद की तरह ही खड़ा किया जा रहा है? देखिए, शुरुआत वैसी ही है कि एप्लीकेशन लगाई गई थी, पूजा के लिए इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से, और उस मुद्दे को आपने देखा था कि कब तक उससे सियासी फायदा पार्टियां उठाती रहीं। देखिए, बाबरी मस्जिद की तरह तो मैं कहता हूं कि जो अयोध्या का मुकदमा था उसकी तरह तो कोई मुकदमा देश में दूसरा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये भी तथ्य है कि अगर आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर आप कश्मीर या तमाम इलाकों में जाएंगे तो बहुत सारी जगहें आप पाएंगे कि जहां मंदिर हैं उसके जस्ट बगल में मस्जिद है, जहां मंदिर है वहां मस्जिद है। बहुत जगह मंदिरों को तोड़ा भी गया है, वो पुराने बातें हैं। अभी मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में कोई 20-25 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको मंदिरों के भग्नावशेष मिल जाएंगे, तोड़े हुए मंदिर, टूटे हुए मंदिर, ढहाए हुए मंदिर 25-30 किलोमीटर पर मिल जाएंगे। आप कहीं भी, और उत्तर प्रदेश में भी, अब मैं तो ऐसे 10 जिलों में को जानता हूं जहां मंदिर और मस्जिद की दीवारें सटी हुई हैं। तो इस तरह का अगर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो अंतहीन सिलसिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर की तरह कोई मामला आगे बढ़ेगा और वो इस तरीके से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कल भी चर्चा की थी, प्रभाकर ने भी चर्चा की थी कि राम मंदिर के फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बाकी जगह 1947 की स्थिति रखी जाएगी। बात ये है, देखिए, मैं आज की तारीख में विपनेश, जब हम बात करते हैं तो चुनावी राजनीति में मैं बहुत साफ गोई से स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और इर्द गिर्द जहां वो शक्तिशाली है, जहां वो पार्टी है, जहां वो एक पार्टी है, मतलब एक पक्ष है, वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी राजनीति में कोई दूसरा दल भारत का इस समय खड़ा दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको सीधे सीधे चुनाव से जोड़ना, 2024, आज हम 22 में बात कर रहे हैं, 24 में कोई कंटेंडर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 साल बाद चुनाव भले हैं, लेकिन आप भी ये बात स्वीकार करेंगे और विरोधी दल के लोग भी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला आदमी 2022 में कोई नहीं दिखाई दे रहा। 24 में दिखाई दे, 24 में सब इकट्ठे हो क्या नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन 2022 में 24 का कोई कंटेंडर दिखाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं कोई
दूर दराज तक टक्कर देने वाला फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, अभी चुनाव हुआ ये। तो इसलिए उसको चुनाव से जोड़ना, लेकिन मैंने आपको कहा ये चर्चा होती रहे, ये पर्चा हो, इस पर डिबेट होती रहे, ये अखबार में छपता रहे, इस पर चर्चा होती रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफ्त का काम है, जो उसका काम हो रहा है। उसको ओके राजीव, मैं इस पर जवाब लूंगी। कल भी आपने ये सवाल उठाया था और आज भी आप वो सवाल उठा रहे हैं। सियासी पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे मुद्दे कभी खत्म ना हो, चलते रहें, इस पर सियासत होती रहे। प्रभाकर मिश्रा, आपने एक किताब भी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को बहुत करीब से कवर किया है। अब जो विश्व हिंदू मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा उठा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और कोर्ट क्या कहता है? देखिए, मैं बात शुरू करूं, राजीव रंजन जी ने बात कही कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। उसकी वजह है वही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा होगी। ये तो छोटी बात है, लेकिन इसमें यह भी है कि दोषी पाए जाने पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसलिए कोई भी सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता, कोई भी नेता इस मामले में खुलकर बयान नहीं देगा, क्योंकि उसे भय रहेगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ और दुर्घटना घट जाएगी। तो ये तो रह गई बात। दूसरी बात विपनेश, मैं ये कहूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में ही एक प्रावधान जो कहा गया, सेक्शन 4 है, उसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक संरचना का जो चरित्र होगा वो बना रहेगा। अब सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 का वो उसका धार्मिक चरित्र क्या होगा। आज मान लीजिए कोई विवाद खड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि जांच होगी, और यहाँ पर बनारस में वही हो रहा है। ये एक बहुत ही सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बड़ी सामान्य प्रक्रिया में चूंकि एक पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है उसके मन में बहुत असंतोष है, अविश्वास है न्याय व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति। इसलिए उनके मन में भय लग रहा है कि शुरुआत हो गई है और ज्ञानवापी तो गई, और इस आशंका के चलते कल वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, और ये भय ब्रॉडली लोगों के मन में है कि शुरुआत हो गई है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हालांकि हम अयोध्या मामले से इसकी तुलना नहीं कर सकते विपनेश, लेकिन अयोध्या मामले में और इसमें एक थोड़ा सा अंतर और है। मैं दर्शकों को एक बार याद दिला दूं कि अयोध्या मामले में पहले पूजा का अधिकार मांगा गया था। जमीन का स्वामित्व का जो मामला आया था 1979 में आया था, और पूजा करने का अधिकार 1950 में पहले मांगा गया था। यहाँ पर स्थिति थोड़ी उलट है कि 1991 में भूमि स्वामित्व का मुकदमा दर्ज हुआ जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और पिछले 7 महीना पहले अगस्त में पूजा के अधिकार की अर्जी पड़ी है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझने की है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, उसमें कहीं भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि काशी और मथुरा की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अगर एक लाइन ये जोड़ दिया होता कि काशी मथुरा को लेकर किसी अदालत में किसी याचिका पर कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, तो विवाद वहीं खत्म हो जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने वो काम नहीं किया, और इसलिए अदालतों में जब एप्लीकेशन जाएगा, याचिका जाएगी, तो अदालत में के जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने हिसाब से, अपने बुद्धि और विवेक से अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो याचिका गई उसमें पूजा के अधिकार की बात की गई, पूजा का अधिकार मांगा गया, और चूंकि पूजा का अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी मांगा गया था, और यहाँ पर भी वही दलील दी गई है, तो अदालत को उसको इंटरटेन करना ही करना है। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, मेरे जहन में एक और सवाल है, उस सवाल के साथ दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। मैं जरा मेहमानों का रुख कर लेती हूँ जल्दी से, फिर दोबारा रुख करूंगी। धनंजय गिरी साहब, मेरा एक सवाल यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर आप खोज लीजिए, वहां आपको मंदिर मस्जिद मिल ही जाएगा। कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर मंदिर मस्जिद नहीं होगा। तो क्या हिंदुस्तान इन्हीं सब में फंसा रहेगा? क्या इनसे बाहर नहीं निकलेगा? अवशेषों में शेषों का संदेश हमें सुनना होगा। ये अपने मान धरोहर इनको अक्षय हमें रखना होगा। बात उसकी नहीं है जो आप कह रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भांति भांति के पूजा स्थल प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और रहेंगे। हिंदू धर्म की मूल भावना ही यही है, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। ये बात उस बात का नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया में जितने भी धर्म बने, अगर कहीं एक मुल्क में, कहीं एक देश में वो हैं, तो भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर ही दुनिया के सारे धर्म हैं, प्रस्फुटित और पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। बात कहाँ पे आती है? काशी विश्वनाथ के वंशावेशों पर जो निर्मित है वो ज्ञानवापी मस्जिद के न केवल नाम से ही नहीं बल्कि अंतर बाहर समेटे हुए साक्ष्यों से चिल्ला कर अपने हिंदू तीर्थस्थल होने की गवाही देता है। काशी शिव की नगरी है।
इस सर्वाधिक प्राचीन नगरी इस्लाम वजूद में आया ही 1400 वर्ष है। यह मंदिर 2060 वर्ष पहले विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। हिंदू प्रतीकों से भरा हुआ एक विश्वनाथ मंदिर है। अब अगर एक अभी की बात करें, अगर वर्तमान जो आप बात कर रही हैं, अगर एक स्वतंत्र और निर्विवाद रूप से बनी मस्जिद है तो जांच में बिलबिलाहट क्यों हो रही है? जांच की तो बात हो रही है, फोटोग्राफी की बात हो रही है, और तो कुछ हो नहीं रहा है। और भी अदालत के आदेश से हो रहा है। इतिहास में से तमाम साक्ष्य हैं, ऐसे मोड़ भी आए हैं जब सिराजुद्दौला ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के एवज में इसको हिंदुओं के सौंपने की बात कही थी। अंग्रेजों की तरफ से तमाम कार्रवाई की कोशिशें भी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश नारों से नहीं चलेगा, भीड़ से नहीं चलेगा, किसी के भी हल्ला हंगामे से नहीं चलेगा। विपक्ष का आरोप आप पर यह है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को खत्म नहीं करना चाह रही, क्योंकि उनकी सियासत इन्हीं पर टिकी हुई है। इसीलिए जानबूझकर तमाम अहम मुद्दे छोड़कर ये सब खोज लिया जाता है, मंदिर मस्जिद में फंसा दिया जाता है। कथाएं कहते रहें, दुष्ट हमें दलते रहें, और हम ये मान के चलते हैं कि इस देश का स्वाभिमान, इस देश का जो अभिमान है, उस किसी आक्रांता को हम अपना आदर्श नहीं मान सकते। किसी कालखंड में किसी की पूजा पद्धति भले अलग हो गई हो, लेकिन किसी आक्रांता को आदर्श मानना किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती है। वो राष्ट्र के लिए उसकी अपनी अस्मिता ही गौरव का विषय हो सकती है। और रही बात, मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि बीजेपी किसी मुद्दों को हवा नहीं देती है। मुद्दे तो पहले से पड़े हुए हैं। अब दूसरी पार्टियां जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, हम तुष्टीकरण की राजनीति तो करते ही नहीं है। हमारे युग पुरुष जिन्होंने माँ गंगा ने जिन्हें बुलाया, और काशी से जो सांसद भी हैं, उन्होंने खुद ही कहते हैं, उनका सबसे बड़ा नारा और ये पार्टी की नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम ये कह रहे हैं कि नारों से नहीं, किसी भीड़ से नहीं, किसी हंगामे से नहीं, किसी डर भय और आक्रांत से नहीं, ये देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा। और संविधान के पीठ ने, न्यायालय के पीठ ने कहा है कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देश भीड़ से नहीं चलेगा, देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। सुधीर पवार जी, क्या विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति तो आपने देखा होगा, जो 2022 का चुनाव था, जहां नारे उछाले गए कि 80-20 का चुनाव होगा, सब चीज़ें कोर्ट में गया। और जो अभी प्रभाकर मिश्रा जी बता रहे थे, अभी रंजन जी बता रहे थे कि नारे लगाए गए कि मथुरा का होगा, ज्ञानवापी का होगा। तो ये तो सबको मालूम है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। जहाँ तक बात है, इस देश में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो ये कहा गया था कि यथास्थिति रहेगी, उसके बारे में कानून है, 91 का है, उसे कोई नहीं चैलेंज करता। देश में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर एक न्यायालय का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, शायद कोई प्रतिरोध, कोई विरोध कहीं नहीं हुआ, सब लोगों ने माना। तो इस देश में कानून का शासन है, कानून का शासन रहना चाहिए। और जो कानून का शासन के विरोध में है, लोग उसका विरोध करते हैं। कहीं भी हम पहले से कहते रहे, समाजवादी पार्टी की ये बात रही कि जहाँ तक ऐसे प्रश्न हैं उसमें कानून को, अदालतों की जो निर्णय होगा वो माना जाना चाहिए। तो फिर आप बीजेपी पर अटैक क्यों करते हैं? फिर बीजेपी पर हमला क्यों बोला जा रहा है? ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना, कोर्ट का मामला है, तो करने दीजिए। फिर ये बयानबाजी क्यों? नहीं, बीजेपी की बात सुनिए ना, आप क्या कहती है बीजेपी। अभी तो आप वो बता रहे थे कि आस्था का प्रश्न है। जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून और आस्था दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कानून अपना काम करे, आस्था को तो तय करने का काम कानून का है और राजनीतिक पार्टी का तो नहीं है। कानून अपना काम करेगा। अदालत में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो ये मामला यदि कानून तक आता है, अदालत तक आता है, तो अदालत को काम करने दिया जाए। जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, तो वहाँ पे एक कमिश्नर अपॉइंट हुए, उन्हें कहा गया कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन दें। उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी कोर्ट करेगा उसमें सब राजनीतिक दल भी मानेंगे और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी। श्रीराज जी, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे ये जरा समझाइए कि विश्व हिंदू परिषद का काम एग्जैक्टली है क्या, ताकि न्यूज़ 24 के दर्शक भी आपके माध्यम से सुन पाएं। क्या सद्भाव बढ़ाना है या फिर यहाँ पर तनाव फैलाना है? विश्व हिंदू परिषद का पूरे विश्व में बसे हुए हिंदुओं के अंदर एकता, जात पात, अस्पृश्यता, ऊंच नीच से उठ करके हिंदू सोदरा, एक हिंदू दूसरे हिंदू के मन में भ्रातृत्व का मान सम्मान जागे, हिंदू जीवन, हिंदू पद्धति, गाय गौ गंगा, इन सब को लेकर के काम करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद सन 1964 से कर रही है। क्या कर रहे हैं? वाकई में यही मकसद से काम हो रहा है? कर रही है। और
दूसरी बात जो भी हम सब जानते हैं, कई सभ्यताओं को इस्लाम ने और क्रिश्चियन मिशनरियों ने नस्तो नाबूद करके आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग के म्यूजियम में पहुंचा दिया। भारत के अंदर 800 साल 900 साल लगातार आक्रांताओं के राज के पश्चात भी हिंदू धर्म आज भी जीवित है और 105 करोड़ है। कुल मिला के 700 करोड़ के आसपास की जनसंख्या में 100 करोड़ के ऊपर है, और इसका मतलब पृथ्वी पे चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। तो इस पृथ्वी पे चलने वाले हर 7वें व्यक्ति की सोचने के बारे में विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है। अब आते हैं इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में। आक्रांताओं ने मंदिर को ढा दिया, जैसे राजीव रंजन जी ने एकदम मुस्लिम पक्ष के प्रवक्ता की तरह बात की। पूरे भारत में करीब लाखों मंदिरों को ढहा दिया गया। हम सब जानते हैं, जैसे स्पेन का मैं उदाहरण देता हूं, स्पेन में पूरी सभ्यता को वहां निपटा करके इस्लाम आ गया, लेकिन स्पेन ने पूरा सारे के सारे वापस पूरा रिकन्वर्ट हो गए। इसी तरह से जहां जहां आक्रांता चले गए वहां के उनके अवशेषों को समाप्त कर दिए गए। भारत में भी कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिशाली तरीके से ब्रिटिशरों के सारे रोड पर नाम हटा दिए गए, लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं के नाम हटाने में वो कभी भी कामयाब नहीं हो, ना करना चाहते थे, क्योंकि वहां वोट बैंक की राजनीति आती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, कोर्ट सिलेक्टिवली यानी अपनी सहूलियत अनुसार कोर्ट के निर्णय को मानना, आईपीसी को मानना, संविधान को मानना, ये लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आज कोर्ट ने एक बात कही है, लोकल कोर्ट ने कही है, तो उस कोर्ट के वर्डिक्ट को, कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। काहे के लिए इस बार इसमें बवाल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये आक्रांता भारतीय मुसलमान के लगते हैं। ये जो बात श्रीराज नायर जी आपने कही कि राजीव रंजन ने मुस्लिम पक्ष के प्रवक्ता की तरह बात की है, मैं उन्हीं से जवाब लेती हूँ। वैसे हम पक्ष विपक्ष करते नहीं है, निष्पक्ष हैं। राजीव, देखिए विपनेश, इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किस पक्ष की तरफ से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो अब पैनल में बैठे लोग अपने हिसाब से कहें। मैं इस पर ज़रूरी नहीं मानता कि मैं इस पर कोई जवाब दूँ। बात ये हो रही है कि मैं इस तरह की मान्यता है कि ये देश जो है सभी धर्मों का है, सारे लोगों का है, सारी चीज़ें हैं और हमारी साझी विरासत है। पिछले ये कोई मुस्लिम कब आए थे, कितने साल राज किया था, इस्लाम धर्म कब आया था, ये कोई नई बात नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। लेकिन हमारी कुछ विरासत है, साझी विरासत है। हम लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 8 साल से झंडा फहरा रहे। वो लाल किला किसका बनवाया हुआ है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद लाल किला हमारा एक प्रतीक रहा है। दिल्ली सल्तनत ने पूरे भारत पर राज किया और लाल किला पूरे भारत पर राज करने की एक प्रतीक सा बन गया है। तो हमने एक साझी विरासत के तौर पर, भारत आज़ाद हुआ तब से सारे प्रधानमंत्री वहाँ झंडा फहरा रहे। जितने प्रधानमंत्री वो फैला रहे हैं, 15 अगस्त का भाषण वहीं से होता है। ये परंपरा है, ये हमारी साझी विरासत है। हम इन चीज़ों में फंसे तो 21वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 देशों की यात्रा में गए। भारत के जिस पक्ष को वहाँ पर उन्होंने रखा, मैं कहता हूँ कोई भी देश का प्रधानमंत्री, जब हम यहाँ से विदेश जाते तो हम हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई होके नहीं जाते, हम भारतीय होके जाते। जब यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री जाते तो वो बात भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर करते हैं। तो जो भारत की इमेज और भारत के विकास की जो दशा और दिशा जिस तरफ जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में फंस करके वो अवरोधक उत्पन्न करते हैं। वो समाज में उन चीज़ों को, विकास की गति को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की बातें अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाती हैं तो हमारी छवि भी जिस तरह की रही है और जैसी रहनी चाहिए और आगे जैसी होनी चाहिए, उसको भी एक धक्का पहुँचता है। ये ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि ये ठीक है कि एक पक्ष को, एक पार्टी को इस तरह की चीज़ें सूट करती होंगी, उसका शांतपूर्वक रहना भी उसके फायदे में होगा। किसी पार्टी को इससे नुकसान दिखाई देता होगा तो वो वोकल हो जाती होगी। ये सियासत की अपनी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारी साझी विरासत है, सैकड़ों सालों की या हजारों सालों की, इसमें कोई ऐसे फैक्ट रखना, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। ये हम या आप या पैनल में बैठे लोग उसमें अपनी सुविधा अनुसार, देखिए हम लोग तो डिबेट करते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। आपको मालूम है कभी किसी पार्टी का कोई पक्ष कहता है कि ये बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, कभी कहता है मुस्लिम पक्ष का प्रवक्ता, कभी हिंदू। तो ये तो हम लोगों को आदत है और इसकी बहुत परवाह भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रभाकर। में एक बात, कल एक पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे, आपने सुना होगा,
ये बात बार बार उठ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में कहा था कि अब इस तरीके के मामले संज्ञान में नहीं लिए जाएंगे, तो फिर अदालतें क्यों इन मामलों को संज्ञान में ले रही हैं, फिर इन क्यों मामले पर सुनवाई हो रही है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। विपनेश, इसके पहले भी हम इस पर चर्चा की और मेरी जो समझ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि अयोध्या का तो निपटारा हो गया, लेकिन काशी और मथुरा के मामले में यथास्थिति बहाल रहेगी, अगर उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और लिख दी होती कि अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर किसी भी अदालत में कोई वाद आएगा और उस वाद पर कोई अदालत संज्ञान नहीं लेगी, तो विवाद वहीं खत्म हो जाना था। लेकिन ये हुआ नहीं। और विपनेश, एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा हर आदमी अपने अपनी सुविधा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला जो हिंदुओं के पक्ष में आया उसे तो मान लेंगे, लेकिन जब कोर्ट ने यह कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए, उस हिस्से को सुनने को तैयार नहीं है। उसमें कोर्ट ने यह कहा कि काशी और मथुरा की में यथास्थिति बहाल रहेगी, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये एक बता रही है चीजें। और दूसरी बात, दूसरे पक्ष की भी बात मैं कर लेता हूं कि अदालत ने एक आदेश दिया है। आप कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत ने एक आदेश दिया है और उस आदेश के तहत वहां सर्वे हो रहा है। तो आप उस सर्वे को मानने में दिक्कत क्या है, अदालत के आदेश को मानने में दिक्कत क्या है? लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि दरअसल माहौल इतना अविश्वास का है कि उस सर्वे के होते ही, शुरू होते ही या सर्वे का आदेश के साथ ही लोगों ने मान लिया, मुस्लिम पक्ष के मान लिया कि ज्ञानवापी तो गई, और इस जो अविश्वास है उसको और हवा देने की कोशिश हो रही है, उसे थामने की कोशिश नहीं हो रही है, उसे रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। क्योंकि अगर रोक दिया गया तो सियासत कैसे होगी, और सियासत रुक गई तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? प्रभाकर मिश्रा, इसी पॉइंट के साथ मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यही सवाल मैं उनसे कर लेती हूँ। तो नदीमुद्दीन साहब, कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? ये इतना वहां पर बवाल क्यों हो रहा है? कोर्ट कमिश्नर गए हैं कोर्ट के आदेश पर, वो सिर्फ सर्वे करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा देश आजादी के बाद 1950 से संविधान लागू है, और संविधान पर चलना और उस पर अमल करना हर देशवासी का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। जब बाबरी मस्जिद गिर गई थी तो उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने वर्शिप एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। मुझे लगता है कि झगड़ा हमेशा के खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। मैं भी एक कानून का जानकार हूँ। मेरा ये कहना ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है और अदालतें उस पर अमल करती है। तो जब कानून बन गया तो ये लोअर कोर्ट को क्या अधिकार था कि ये नोटिस दिया, वीडियोग्राफी करा नहीं दी? आज सवाल है कि मुसलमानों का अजय मिश्रा का भाजपा से क्या कनेक्शन है, सबको मालूम है। अजय मिश्रा ने चोर दरवाजे से किस तरह से रास्ता निकाला जब ये वर्शिप एक्ट था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बाबरी मस्जिद के बाद फैसला में कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। उसके बावजूद फैसला हो गया, सबने मान लिया कि चोर दरवाजे से रास्ता खोलने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं कि भाजपा का एक हिडन एजेंडा है, मथुरा उसके एजेंडा में है, काशी उसके एजेंडा में है, बहुत सारे मसाइल उसके एजेंडा में। अलग बात है कि आपके यहाँ चैनल पर एक खुल करके नहीं बोल रहे, मगर हवा देने का इनका काम है। आज देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। देश का मुद्दा गरीबी है, बेरोजगारी है, कहाँ देश खड़ा है ये सबको मालूम है, उसके बावजूद इस पर चर्चा नहीं होता है। धनंजय गिरी साहब जवाब दीजिए। उंगली उठा दिया, ठीक है, आपने सवाल महत्वपूर्ण उठा दिया है, बीजेपी पर सवाल भी, फिंगर भी रेज कर दिया, मैं जवाब ले लेती हूँ। धनंजय गिरी साहब जल्दी से बोलिए। विप्लेश जी, मैं 2 सवालों का जवाब देता हूँ। पहले आपके एक प्रचार महोदय कह रहे थे कि अयोध्या का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। जी नहीं, अयोध्या का कोई फैसला नहीं हुआ। अयोध्या का न्याय सत्य के पक्ष में आया, और अयोध्या में न्याय हुआ था और वो सत्य के पक्ष में हुआ। और सत्य हमारे लिए, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। हम सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, न्यायालय के आदेश को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका और कानून में गहरी आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलने वाले लोग हैं। दूसरी बात, हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी क्यों नहीं मान रहे आप? ये जब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जाहिलियत कहते हैं, दूसरे के बीच में बोलने वाले को जाहिल कहते हैं और दूसरे की बात को आराम से सुनने वाले को जहनी कहते हैं। तो मुझे आप जहनी व्यक्ति लगते हैं। मेरी बात को सुन लिया जाए। इस्लाम का खुला एजेंडा है दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना,
गजवाए हिंद इनका एकमात्र एजेंडा है। इस्लाम कहता है चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। इस्लाम ने धर्म परिवर्तन के लिए कैसे कैसे कह ढाए है, इतिहास उसकी तस्दीक करता है। अफगानिस्तान में एक जगह है नूरिस्तान, वहां आदि सर्व धर्मावलंबी रहते हैं। इस्लाम ने 1000 गिरी साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम काशी की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस के ये डिबेट लंबी खिंच जाएगी ऐसे। मैं उनके आरोपों का ही जवाब दे रहा हूँ। जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इस देश में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। और जब ये संविधान की बात करते हैं, साहबानों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आ गया, पूरे उलेमाओं ने उल्टा कर दिया, किसी ने माना? राजीव गांधी को जाकर पार्लियामेंट में नियम बदलना पड़ा। कहां मानते हैं कानून को, कहां मानते हैं संविधान को? इस संविधान से, कानून से जो इस देश का बहुसंख्यक समाज, जो सहिष्णु समाज है, जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, जो अपने आप को दूसरे के लिए भी जगह देता है कि सबके लिए जगह है। इस्लाम में कहा किसी और के लिए जगह है? इस्लाम तो क्लियर है, इट इज माई वे और हाईवे, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह। मोहम्मद के सिवा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। इतना सहिष्णु धर्म है हमारा, इसलिए यहाँ मौलाना नदीमुद्दीन बोलिए जल्दी से। बहुसंख्यक समाज जब मजबूत है तभी तो उनको मैं दावे से कहता हूँ विपनेश जी कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बटा। जब जहाँ हिंदू घटा है तब वहाँ ऐसी भाषा धनंजय गिरी जी, सर्वधर्म वाले देश में ऐसे बयान क्या सूट करते हैं क्या? ये देखिए ना मौलाना साहब, देखिए 700-800 साल मुगल थे इस देश में, उन्होंने हुकूमत किया। क्या मुसलमान मेजॉरिटी में आए? क्या कोई मुसलमानों के एजेंडा है? ये कह रहे हैं, एक मिनट चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, वक्त भी खत्म हो गया है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, आप काशी से, वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। आज फिर सर्वे करने के लिए टीम जाएगी, 3 बजे दोबारा सर्वे होगा, क्योंकि कोर्ट में 10 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन ये अदालतें तय करें, जब अदालत में मामला है तो फिर ये सियासत क्यों, इन बयानबाजी को हवा क्यों देने दी जा रही है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।